नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है थिंक अगेन। ये डिसीजन मेकिंग की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं करियर कैसे चूज़ करें, राइट करियर कैसे चूज़ करें। कल हमने जो चैप्टर का शुरुआत किया है उस चैप्टर का नाम था ये वाला, एस्केपिंग टनल विजन, कि कैसे आप केवल कुएं के मेंढक की तरह ना सोचें। और जब ये कहते हैं कुएं के मेंढक की तरह, तो इसमें सब लोग आते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सब लोग आते हैं। कह रहे हैं जब भी आपका करियर के बारे में सोच रहे हैं तो दोबारा दोबारा सोचिए, रीथिंक 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 करिए। देखिए, अनुज और श्रवण का तो करियर बेसिक है जिसमें कि आप इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे हमको अपना खर्चा मीट आउट हो सके। लेकिन मान लीजिए अगले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में आप पहुंच जाते हैं जिस लेवल पे हैं उससे 3 गुना, 4 गुना लेवल पे, तो धीमे धीमे आपको एक फ्रस्ट्रेशन आना शुरू होगा। जब तक आपको रोटी और छत की चिंता होती है तब तक फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, खाली ये खुशी होती है कि कम से कम पैसा आ जाए, भूखों न मरे। हमारे पिताजी भी कहा करते थे, वो गए थे विदेश इसलिए क्योंकि खाने वाले बहुत लोग थे और कमाने वालों अकेले थे। कोई भाई नहीं कमाता था, 7 भाई एक बहन में कोई नहीं कमाता था। ताऊ जी उनसे बड़े थे लेकिन बिजनेस के नाम पे खाली पैसा उड़ाते ही थे, कभी नौकरी की ही नहीं। मैंने पूछा था क्या पढ़ाई की है, बोलते हैं पढ़ाई एमए किया था मैंने, लेकिन नौकरी कभी नहीं किया। उसके बाद भी किसी भाई ने कोई नौकरी नहीं किया। पिताजी ने पढ़ा पढ़ा करके सबको कमा कमा के पैसे दिए, इसलिए वो विदेश चले गए। 36 साल तक नौकरी की और कभी उनके मन में ख्याल ही नहीं आया कि नौकरी छोड़ करके चलें बिजनेस धंधा करें। लेकिन जो लोग आज की जनरेशन में थोड़े पढ़े लिखे हैं, जैसे हमने कल बात सुनी किसकी, रयान की, रायन रायन नाम था उसका, हमारे ऑथर का छोटा भाई था, कज़न ब्रदर था। और वो पढ़ने में क्या था, क्या पढ़ाई की थी उसने, न्यूरो सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी। थक जाता था बेचारा। यही हालत हमारे डॉक्टर सिद्धांत का भी है। वो अभी भी दो माइंड में है, वो सोच रहे हैं मैं कार्डियक सर्जरी करूं कि बिजनेस में घुसूं। और उनका एक तीसरा ऑप्शन भी है कि एमएलसी एमएलए बन जाऊं, वो भी रखा है उन्होंने दिमाग में। हाँ, और उनका एक बड़ा चार्ट बना हुआ है, पहले ये करूंगा तो फिर ये बनूंगा, ये नहीं हुआ तो ये करूंगा तो फिर ये बनूंगा। लेकिन ये सब चीज़ें क्यों हैं, यही प्रॉब्लम उनके पिताजी की नहीं थी। अपने पिताजी के बारे में बताते हैं कि वो इतनी भूख लगती थी और खाना नहीं होता था कि तौलिया या रुमाली आती है उसको, उससे पेट बांध लेते थे, तो पेट बांधने से भूख नहीं लगती थी। ऐसी हालत थी उनकी। तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी नौकरी की और बाद में अपनी प्रैक्टिस की, आज भी वही कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम डॉक्टर सिद्धांत को क्यों आ रही है, क्योंकि जहां पर आपके पास चॉइस दिखता है, आपका माइंड बोलता है कि कहाँ मैं ज़्यादा खुश रहूँगा। और ये एकदम जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो लोग भी नौकरी पेशा करते हैं उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट अब जो बच्चे हैं जैसे श्रीश हैं, वैभव हैं या अमन हैं, ये इनकी सबकी प्रॉब्लम है जिनके पास ऑप्शन है चूज़ करने का। तो अब कल हमने ये पढ़ा था कि जब स्कूल में बच्चों से पूछा जाता है कि भाई तुम्हें क्या बनना है बड़े होकर, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बोलते भाई वो चीज़ बनना है जो हमारे माँ बाप चाहते हैं। और हमने कल मजाक भी किया था, स्टे ऑन द ट्रैक, स्टे ऑन द ट्रैक, एक पटरी होती है उसी के ऊपर वो लोग सोचते हैं। वही सोच करके बेचारा ये रयान न्यूरो सर्जरी कर लिया। आज हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे उसका नाम है गोइंग इनटू फोर क्लोजर। गोइंग इनटू फोर क्लोजर, फोर क्लोजर मतलब होता है आप जैसे कोई मकान वकान खरीद रहे हैं या कोई डील कर रहे हैं तो उसमें अग्रीमेंट साइन करना। पैसा दे दिया, अग्रीमेंट साइन हो गया। अब बिल्डिंग बन रही है, आपको हर महीने पैसा देना है, जब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तब आपको मकान मिलेगा। फ्लैट की बात कर रहे हैं, तो वो फोर क्लोजर होता है। अच्छा, एक बार आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि हमने ये नंबर का फ्लैट बुक किया है और वो फ्लैट मिलेगा आपको 3 साल बाद या 5 साल बाद, और बीच में 1 साल बाद आपको लगता है नहीं यार मुझे वो फ्लैट नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने फोर क्लोजर कर लिया है, डील साइन कर लिया है। एनटीपीसी में हमारे छोटे भाई बब्बू के एक दोस्त हैं पवन जी, उन्होंने ऐसे ही एक फ्लैट खरीदा दिल्ली में, बैंक से लोन लिया, करीब 40-50 लाख का फ्लैट है, फोर क्लोजर साइन कर लिया। और उसके बाद 2-3 साल बाद पता चला बैंक को जो जो बिल्डर है वो भाग गया,
वो जेल चला गया कि भाग गया पता नहीं। तो अभी भी पिछले 10 साल पहले हाँ, क्योंकि वो मेरे साथ मुझे बोल रहे थे आप भी ले लीजिए, तो मैंने मना कर दिया था मेरे पास पैसे नहीं है और मैं बैंक से लोन नहीं लूँगा। तो 10 साल पहले उन्होंने बैंक से लोन लेकर के खरीद लिया उसको। अब वो बिल्डिंग तो बन नहीं रही है, 10 साल हो गया, और वो बैंक को लोन वापस भर रहे हैं। अभी भी भर रहे हैं, अभी भरते रहेंगे, जब तक लोन पूरा नहीं हो जाएगा भरते रहेंगे। पवन जी का हाल ये है। लेकिन ये चीज़ करियर में कहाँ से घुस गया, आइए देखते हैं। हमारे एडम ग्रांट कहते हैं जब भी हम अपने आप को किसी प्लान के तहत डेडिकेट करते हैं, क्या करते हैं? डेडिकेट क्या होता है? खुश कर, मन लगा के करते हैं, और चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं तो हम रीथिंक नहीं करते हैं, हम कुछ और करते हैं। मैं यहाँ पर रोककर थोड़ा सा आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। रीथिंक नाम है इस किताब का, यही नाम है, हाँ, थिंक अगेन। क्या होता है थिंक अगेन? थिंक अगेन का, रीथिंक का मतलब होता है चीज़ों को गहराई से सोचना और कई दिन तक सोचना। अभी मुझे लगता है जो अमन या श्रीश, इस समय श्रीश का एग्ज़ाम हो रहा है, अमन वहाँ अकेले हैं, और वैभव भी, और शायद गरिमा भी, और बड़ी मम्मी भी इस चीज़ में परेशान हैं कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि जैसा सोचा था लाइफ को वैसा नहीं हो रहा है। श्रीश ने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरा 10th का एग्ज़ाम होगा और मैं इतना परेशान होगा। वैभव ने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं, कभी सोचा ही नहीं होगा इसके बारे में कि मैं परेशान हूँ अपने करियर को लेकर के। ये तो पहली बार चल रहा है। कभी परेशान हुए नहीं? अब परेशान है ना, आजकल परेशान है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मज़े नहीं कर रहे हैं, बट आपको चिंता तो होती है कि मेरा करियर क्या होगा, मैं कैसे कमाऊंगा। मैं उसी को बोल रहा हूँ, चिंता होना। अमन को चिंता होती है कि मेरी ज़िंदगी कब तक कैसे चलती रहेगी। 30-40-50 हज़ार रुपये महीना कमाता हूँ, घर पे रहता हूँ, घर वालों को भी हेल्प करता हूँ, मेरी ज़िंदगी चलती रहेगी। कुल मिला के चीज़ें जैसा आप चाहते थे वैसी नहीं हो रही हैं। तो एडम ग्रांट कहते हैं ऐसी कंडीशन में आपको करना चाहिए थिंक अगेन। और थिंक अगेन का मतलब होता है एक तरह से कॉन्टम्पलेट करना। कॉन्टम्पलेट करना मतलब बहुत गहराई से सोचना। मैं बताता हूँ क्या होता है गहराई से सोचना। जब मेरी शादी हो गई डॉक्टर साहब से, तो हम लोगों ने सबसे पहली नौकरी की थी वहाँ चमोली में। वहाँ हम लोगों का 1 महीने का काम होता था, नहीं 15 दिन का काम, 15 दिन की छुट्टी होती थी। फिर 6 महीने बाद वो काम बंद हो गया, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था, बंद हो गया। हम लोग आगे एटीपीसी वहाँ रहते थे और गाज़ियाबाद में नौकरी खोज रहे थे। फिर हम लोगों को नौकरी मिली, हाँ, फिर हमको नौकरी मिली चेन्नई में। चेन्नई में जाकर हमने ऑलमोस्ट 1.5 साल तक काम किया। फिर वहाँ से वापस आ गए लखीमपुर। तो जब तक हम लोग चमोली में थे तब तक हमारे पास खाली इतना पैसा होता था कि कपड़ा खरीद लें, खाना खरीद लें, पेट्रोल भर लें। बैंक में कभी जमा पूंजी नहीं इकट्ठी होती थी। फिर जब हम लोग चेन्नई गए, वहाँ पर पहली बार बैंक में 25-30-40 हज़ार रुपये बचना शुरू हुआ। बट इतना ही बचता था, बैंक वहाँ मतलब वहाँ बहुत खर्चा होता था। जब लखीमपुर आए तो पहली बार हम लोगों के अकाउंट में 1 लाख रुपए इकट्ठा हुआ, और वो भी पहले 2 महीने के अंदर। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हो गए, और वो खुशी चली साल भर तक। पैसे इकट्ठे रहे, जितना पैसा आता था उसमें से 20% खर्चा होता था। लखीमपुर था, खर्चा नहीं होता था। यहाँ कोई मॉल नहीं, कोई थिएटर नहीं। वहाँ एक बार किसी मॉल में चले जाओ, 5,000 रुपये ऐसे ही गायब हो जाते थे। यहाँ पर आपका 5,000 रुपये खर्चा ही नहीं होता था। हम लोग को मजबूरी में 1 महीने में एक बार जाना पड़ता था लखनऊ कि कुछ खर्चा करके आए। लेकिन तब तक हम लोग की आदत भी सुधर गई थी, हम लोग एफडी करते थे। अब वो खुशी चली हमारी 1 साल 2 साल तक। उसके बाद चीज़ें हो गई स्टेल, बासी, कमर में दर्द होना शुरू हो गया। पैसे तो बच रहे हैं लेकिन चिंता होना शुरू हो गई, अब आगे क्या, क्या करेंगे आगे। तब मैंने किताबें खरीदना शुरू किया, किताबों में अपने सवालों के जवाब खोजना शुरू किया कि आखिर हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं तो क्यों लेते हैं। और उसमें भी मैंने जो एक सबसे बड़ा ब्लंडर किया था, ज़मीन, लखनऊ की ज़मीन ली थी। इतना बड़ा ब्लंडर कि 6 लाख रुपए की ज़मीन ले ली। वो ज़मीन आज तक, मेरा भी वही हाल है जो पवन जी का हाल था। बिल्डर भाग गया, पैसे चले गए, दाखिल खारिज वो कराया नहीं, रजिस्ट्री के पेपर मेरे पास पड़े हैं 6 लाख रुपए। अब मैं रीथिंक कर रहा हूँ अपने करियर को। 2000 कब से मैं इन लोगों से मिला हूँ? 2015-16-17 से। 2015-16-17 से मैं रीथिंक कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ किताबों को पढ़ के सोच रहा हूँ
मैं लोगों को देख के सोच रहा हूँ, मैं अमर सिंह को देख के सोच रहा हूँ, बिल गेट्स के बारे में पढ़ के सोच रहा हूँ, मैं अलग अलग बिजनेसमैन को जब उनके बारे में पढ़ता हूँ फिर सोचता हूँ। इसको बोलते हैं रीथिंक। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? रीथिंक। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं होता ये किताब पढ़ना है, नहीं ये पढ़ना है। रीथिंक ऐसा नहीं होता कि आप तुरंत अपने आप को कुछ और थॉट दे दें। ये कपड़े की तरह नहीं है, ये शर्ट नहीं पहनना, ये शर्ट पहनना है। रीथिंक जो होता है आज से शुरू होता है और आप करते हैं अगले 1 साल 2 साल 3 साल तक। डॉक्टर साहब आज मैंने कोई किताब दी थी पढ़ने के लिए, वो पढ़ के बेचारी सोचने लगी। मैंने कहा क्या सोच रही हो? बोलती मैं सोच रही हूँ किताब पढ़ के अगर मुझे वीडियो बनाना है तो मैं पहाड़ों में भी बना सकती हूँ। उनको पहाड़ बड़ा पसंद है, बहुत पसंद है। उनका मन है कि मैं बुढ़ापे में पहाड़ों में एक ठो कुटिया बन जाए मेरी, चली जाए। उनका बड़ा मन है कि बुढ़ापे में कुटिया बन जाए पहाड़ में और वहीं रहें, लेकिन वो कर नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि वो रीथिंक नहीं कर रही हैं। नहीं, देखिए आपको जो कुछ भी करना है ना आज के 5 साल बाद, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके दिमाग में आज उसके बारे में सोच। और वो सोच भी कैसे पॉसिबल होगा ये आपको बार बार अपने थॉट से खोद के पूछना होगा। मैं ज़ुनोगा कोर्स बनाया मैंने, उसके साथ साथ मुझे चाहिए था एक ऐसा कोर्स जिसके ज़रिए हम एक आदमी को काउंसलर बना सकें, ज़ुनोगी काउंसलर बना सकें। तब जाके किताब मिली है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। अगर मैं रीथिंक नहीं करता तो ये किताब ही नहीं मिलती। एक बच्चे को या एक आदमी को अपना करियर कैसे चूज करना चाहिए कि वो खुश रहे, एंजॉय करे, ये मेरा सवाल था और इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कई साल से। तब जाकर के मुझे ये किताब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल बना है। ये सब रीथिंकिंग की वजह से बना है। हम लोगों को सेंटर पे बड़ा झटका लगा तो हमने रीथिंक किया कि अब आगे क्या करना है। तो हम लोग हो सकता है हॉस्पिटल खोलें। हम लोग जब गए नागपुर गए, वहाँ पर हमको अच्छा मौका भी मिला, उससे हमको झटका भी मिला। तो हमने रीथिंक किया कि अब हमको क्या करना है। रीथिंक मतलब होता है बार बार अपने आप से पूछना, अच्छा ठीक है ये तो हुआ, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। ये है रीथिंक। रीथिंक का मतलब ये नहीं होता अरे ये नहीं कर पा रहे तो ये कर लेते हैं। रीथिंक बड़ा गहरा चीज़ है और बहुत लंबे समय का चीज़ है। तो ऑथर कहते हैं जब भी हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं तो हम लोग रीथिंक नहीं कर पाते, हम लोग कुछ और करते हैं। Instead, we tend to double down and sink more resources on the plan. अमन भाई इस समय अंदर से बहुत परेशान है क्योंकि अमन भाई और रिम्पी जी क्या कर रहे हैं? We tend to double down and sink more resources on the plan. हम लोग अपने प्लान को, जो प्लान काम नहीं कर रहा है उसको डबल डाउन करते हैं। मतलब मान लो गाड़ी में एक्सीलेटर दबाया मैंने, नहीं चल रही है, तो डबल दबाओ एक्सीलेटर और डबल दबाओ। आप दरवाजा खोलने की कोशिश करें, नहीं खुल रहा है तो डबल धक्का मारो, ये है डबल डाउन। आपका 1000 रुपये खर्चा हो चुका है, काम नहीं हो रहा है, 2000 खर्चा करो, ये है डबल डाउन। तो जब हमारा हिसाब से काम नहीं चलता तो हम क्या करते हैं? डबल डाउन एंड सिंक मोर रिसोर्स। हम अपने और रुपए पैसे को डुबोना शुरू कर देते हैं उसी चीज में। एक बहुत नई चीज है, सुनिए। अमन लिख लीजिए इसको, पेन है? पेन है तो लिखो। दिस पैटर्न इज कॉल्ड एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। ये एक पैटर्न है, हर आदमी ये चीज करता है, 90% लोग ये करते हैं। इसको बोलते हैं एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। आपने कहीं किसी चीज को कमिट किया था, कमिट समझते हैं? आपने अपने आप को हाँ ठान लिया था, अब उसको और बढ़ाते हैं, उस कमिटमेंट को और बढ़ाते हैं। इसको साइकोलॉजी में कहा जाता है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। एविडेंस बताता है कि जो बिजनेसमैन हैं वो बिजनेस में घाटा खा रहे हैं, अब उनको करना चाहिए पिवट। पिवट मतलब बदलना चाहिए, लेकिन बदलते नहीं, वो फिर भी वही काम करते रहते हैं। जो स्ट्रैटेजी, जो रणनीति काम नहीं कर रही है उसी के पीछे पड़े रहते हैं। NBA general managers and coaches keep investing in new contracts and more playing time for draft busts. And politicians continue sending soldiers to war that didn't need to be fought in the first place. वियतनाम वॉर था एक, अमेरिका ने अपने लोगों को भेजा था वियतनाम में लड़ने के लिए। थोड़ा चेक करो कितना समय तक वॉर चला था वो, वियतनाम वॉर।
अभी भी कई सालों से वो चल रहा है, यूक्रेन की वॉर चल रही है। 1955 से 1935। 55 से 75, 20 साल, 25 साल, 20 साल की 25 साल, 20 साल तक वॉर चली। और जब वॉर होती है तो दो तरफ से लोग होते हैं, एक उधर से एक उधर से। अमेरिका अपने सोल्जर्स को भेजता रहा, भेजता रहा, भेजता रहा, भेजता रहा मरने के लिए। कह रहे हैं जिस लड़ाई में आपको लोगों को, अपने सिपाहियों को नहीं भेजना चाहिए, तब भी आप भेजे पड़े हैं। अमेरिका की तो वॉर भी नहीं थी, अमेरिका कहीं और था, वियतनाम कहीं और था, केवल एक वजह से लड़ाई हो रही थी, मतलब अपने सोल्जर्स को भेज रहा था, नाक, हमको जीतना है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, हमने कमिट किया है ना, नाक का सवाल आ गया है। इसमें जो वजह है संक कॉस्ट, संक कॉस्ट मतलब हमने अगर 10 रुपये लगा दिया, उसको बचाने के लिए और 100 रुपये लगाएंगे। लेकिन इसमें खाली पैसे की बात नहीं है, साइकोलॉजिकल कॉज है। समझिए एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट क्यों होता है? क्योंकि डैनियल kahneman ने समझाया था, हमारा जो दिमाग है वो रैशनल नहीं है, रैशनलाइजिंग दिमाग है। हमारा जो दिमाग है वो रैशनल नहीं है, रैशनलाइजिंग दिमाग है। इन दोनों में डिफरेंस बताइए, बहुत बारीक डिफरेंस है। रैशनल मतलब जो सही सा चीज सोच रहा है, एकदम प्रॉपर चीज, और रैशनलाइजिंग मतलब जो हर चीज के पीछे रीजन ढूंढे। रैशनल मतलब हम्म रैशनल दिमाग का मतलब जो दिमाग सब सही सोचता है, श्रीश ने कहा। रैशनलाइजिंग होता है कि हम जो भी सोच रहे हैं उसको प्रूव करके ये तो सही होगा शायद। रैशनल होगा कि एक आदमी भाई शादी करता है और उसको समझ में आता है दहेज लेना गलत है, तो नहीं लेता, ये सही बात है। दहेज जब जब लेते हैं आप किसी को लूट रहे हैं। रैशनलाइजिंग क्या है? हम दहेज लेकर आपको बताएं कि क्यों सही है, ये है रैशनलाइजिंग। आपने जो काम किया है उसको सही प्रूव करना होता है रैशनलाइजिंग। सही कहा, एकदम सही कहा। तो हम लोग की प्रजाति, इंसान ऐसा ही आदमी है रैशनलाइजिंग, क्योंकि हमारा आई सेंटर ई सेंटर से गवर्न होता है। बुद्धि हमारे इमोशन से चलती है। जब हम अपने आप को रैशनलाइज करते हैं तो तीन चीज़ें करते हैं। एक तो अपनी ईगो को सूद करते हैं, मतलब हमारे अपनी अहंकार को, हाँ, अहंकार को बचा के रखते हैं। अगर हमने हमने कोई काम किया है तो सही है। दूसरा, शील्ड आवर इमेजेस। अगर हमने अपने आप को बोल दिया गलत है तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी, इसलिए हमारी इमेज बचा के रखते हैं गलत चीज़ को सही बोल करके। और तीसरा, जो भी हमने पास्ट में डिसीजन लिया है, चाहे वो गलत हो चाहे सही, उसको हम वैलिडेट करते हैं, हम प्रूव करते हैं कि आज भी आप चले जाएंगे हमारे ताऊ जी के पास, उनको पूछेंगे कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया, बोलेंगे ना एकदम सही सही काम किया। आज भी उनके पास टोटल पैसा इतना नहीं है घर में कि एक टॉयलेट बना सके, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वैलिडेटिंग आवर पास्ट डिसीजंस है। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट इज अ मेजर फैक्टर इन प्रिवेंटेबल फेलियर्स। मतलब बहुत से ऐसे फेलियर हैं जिसको आप रोक सकते हैं, बहुत से ऐसे एक्सीडेंट हैं जिसको आप बचा सकते हैं, लेकिन आप नहीं बचा पाएंगे। क्यों? एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट की वजह से। अरे सीटी स्कैन लगा लीजिए। क्यों? सर देखिए, चंदन लगाया सीटी स्कैन, आप भी लगा लीजिए। अब हम लगा लें और हमारा घाटा हो, लेकिन कोई बात नहीं, हमने भाई सर, अब तो सीटी स्कैन भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने कमिटमेंट डिसाइड कर लिया कि ये करना है तो करना है। हाँ, जिस चीज़ को हमने डिसाइड कर लिया अब वो हम करेंगे, नुकसान हो रहा है फिर भी करेंगे, उसको बोलते हैं एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। तो ये आपको वो नुकसान जो आप रोक सकते थे, बचा सकते थे, उसको नहीं बचा पाते क्योंकि एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट की वजह से। Ironically, it can be fueled by one of the most celebrated engines of success. अब सुनिए, अमन जैसा जो बच्चा है, श्रीश जैसा बच्चा है, गरिमा नहीं, बड़ी मम्मी जैसे जो बच्चे हैं, सिद्धांत जैसे जो बच्चे हैं, एक बहुत पावरफुल चीज यूज करते हैं इंजन ऑफ सक्सेस की तरीके से। उस चीज को जब यूज करते हैं तो सक्सेस मिलती है, सक्सेस मिलती है, वो इंजन है सक्सेस का, और उसको बोलते हैं ग्रिट। क्या बोलते हैं? ग्रिट मतलब लगे रहो, पीछे पड़े रहो, हार मत मानो। इससे ही आप अपना नुकसान करते हैं। ग्रिट मतलब होता है खूब मन से काम करो और लगे रहना। और रिसर्च कहता है अगर आदमी कोई मेहनत करता रहे, कहते हैं ना घर वाले, मेहनत करो, लगन के साथ काम करो, अगर आप करते रहेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म गोल में कंप्लीट होगा, सक्सेसफुल होंगे। व्हेन इट कम्स टू रीथिंकिंग दो, ग्रिट में हैव अ डार्क साइड। लेकिन अगर आपको रीथिंक करना है, अपनी चीज़ों को दोबारा सोचना है, तो ग्रिट नुकसानदायक है। देखिए अभी हम लोग रिब्बी स्कैन चला रहे हैं, मैं डीप नॉलेज चलाना चाहता हूँ,
डॉक्टर साहब कहें अगर मान लो, जैसे हमारे एक दोस्त हैं, उनकी वाइफ कहती थी मेडिकल का काम कर रहे हो तो डॉक्टर की रखो, और कुछ नहीं करना, लगे रहना। आज तुम्हें पसंद नहीं है, कभी न कभी तो पसंद हो जाएगा। ये ग्रिट है। लेकिन अगर आपको रीथिंक करना है तो ग्रिट थोड़ी काम आएगा। ग्रिट में हैव अ डार्क साइड। ग्रिट आपके लिए काला हो जाएगा, नुकसान करेगा। एक्सपेरिमेंट शोज दैट ग्रिटी पीपल आर मोर लाइकली टू ओवर प्ले देयर हैंड्स इन रूलेट। एक जुआ होता है, जुआ, रूलेट। जानते हैं रूलेट क्या होता है? एक वो गोल सा पहिया रहता है, हम्म उसमें नंबर रहते हैं, हम्म उसमें आप जुआ लगाते हैं कि अगर मेरा वो नंबर आया, घूमा और गेंद मेरे नंबर पे आई तो मैं जीत गया। हाँ, उसमें एक बॉल होती है, उसको चलाया जाता है गोल गोल। उसके खिलौने भी आते थे मेले में, बटन दबाओ तो अंदर टुर्र करके चलता था, फिर एक नंबर पे वो बॉल रुक जाता था। ऐसे बड़े बड़े खेल होते हैं। कहते हैं, रिसर्च हुआ है, जो लोग ज़्यादा ग्रिटी होते हैं वो ज़्यादा जुआ खेलते हैं। जुए में एक पॉइंट के बाद आपको हार के निकल जाना चाहिए, लेकिन उधारी मांग कर खेलते हैं ग्रिटी लोग। लगे रहना है ना, छोटा थोड़ी है, तो जल्दी से आसानी से तो हार नहीं मान सकते भाई। और जिस चीज़ में वो फेल हो रहे हैं उसी में लगे रहेंगे वो ग्रिटी लोग, क्योंकि मेहनती आदमी हैं हम, छोड़ेंगे थोड़ी ऐसे। रिसर्चर्स हैव इवन सजेस्टेड दैट ग्रिटी माउंटेनियर्स आर मोर लाइकली टू डाई ऑन एन एक्सपीडिशन। रिसर्च ने यह भी बताया है, जो लोग लगे रहने वाले माउंटेनियर्स हैं, जो पहाड़ों में जाते हैं, वो लोग ज़्यादा मरते हैं। एक पॉइंट के बाद उनको दिख रहा है खतरा है तो वापस आ जाओ ना, खतरे से हार मान जाएंगे। ऐसे लोग हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ज़्यादा मरते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर रखा है, बॉस डिसाइड किया है ना, पहाड़ी की चोटी पे पहुंचेंगे। हमारे ऑथर कहते हैं, एक बहुत पतली लाइन है इन दोनों के बीच में। एक तरफ है फूलिश स्टबर्ननेस और एक तरफ है हीरोइक परसिस्टेंस। समझदारी से किसी काम के पीछे पड़े रहना एक तरफ ये, और एक तरफ पागलपन करना, इन दोनों में बड़ी पतली लाइन है। लोग इसको देख नहीं पाते और उस तरफ चले जाते हैं। ऐसे गाड़ी चलाते हैं हम लोग रोड पे, तो जो लोग खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं वो ये फाइन लाइन भूल जाते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं, कभी कभी समझदारी इसमें होती है कि अगर आपको ग्रिट, हिम्मत दिखानी है तो अपने दांत कस लो, लेकिन वहां से खिसक लो जहां तुम्हें काम नहीं बन रहा है। क्यों करते हैं हम लोग ऐसा? क्यों पीछे पड़े रहते हैं? दिमाग खाली हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, फिर भी खर्चे पे खर्चे किए जा रहे हैं उसी चीज में। संकोच फैलेसी है। लेकिन यहां पर कुछ और बता रहे हैं। रायन ने 16 साल तक पढ़ाई किया मेडिकल की। अगर वो इतना पागल नहीं होता, इतना मेहनती नहीं होता, तो शायद पहले ही अपना ट्रैक बदल देता। अर्ली ऑन ही हैड फॉलन विक्टिम टू व्हाट साइकोलॉजिस्ट कॉल आइडेंटिटी फोरक्लोजर। बहुत कमाल की चीज बता रहे हैं। बहुत यंग एज में वो बेचारा एक चीज में फंस गया, उसको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं आइडेंटिटी फोरक्लोजर। आइडेंटिटी फोरक्लोजर, आइडेंटिटी मतलब पहचान, और फोरक्लोजर मतलब साइन कर दिया डील, मैं तो डॉक्टर ही हूं, लो गए बेटा तुम, अब डॉक्टर ही बने रहोगे। हमारे पिताजी ने जब हमको डॉक्टरी में डाला था तो हम पहले साल ही समझ गए थे हम डॉक्टर नहीं हैं। हम तो रोते थे उनसे, भैया निकलने दो पापा जी, हमको डॉक्टरी नहीं करनी। बोलते नहीं बेटा तुम बन जाओगे, आज नहीं तो कल बन जाओगे। फिर चुपके चुपके हम अपना स्मगलिंग करके मेडिकल के साथ साथ आध्यात्मिक किताब पढ़ते रहते थे। अब तो वो निकल गए भैया। लेकिन जो लोग नहीं निकल पाए वो लोग किस में फंसे हैं? आइडेंटिटी फॉर क्लोजर। हम लोग अपने बारे में ना खोजते हैं कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, और इससे पहले कि हम उस करियर को समझ सके, हम अपने आप को पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये चीज़ है। जब भी आप कोई काम के साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं तो आपको पहले करना चाहिए ड्यू डिलिजेंस। ये ड्यू डिलिजेंस क्या है? खोजबीन करना चाहिए। बॉस मुझे ये करना भी है कि नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो ये चीज़ आप पहले से क्यों डिसाइड कर रहे हो? पहले करके देख लो, बाद में डिसाइड करना। जो आदमी आइडेंटिटी फोरक्लोजर में फंस जाता है वो दूसरे सेल्फ, जो उसका कोई और सेल्फ हो सकता है, मैं डॉक्टर के बजाय एक एजुकेशनिस्ट बन सकूं, या हो सकता है स्पिरिचुअल टीचर बन सकूं, बिजनेसमैन बन सकूं, उन सब के लिए मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से ही डिसाइड कर लिया मैं तो सर्जन हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ। अब बच्चों को आप बनाना चाहते हैं कुछ, डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनाना चाहते हैं, करियर चॉइस देना चाहते हैं। आइडेंटिटी फोरक्लोजर क्यों होता है पता है? क्योंकि माँ बाप एक बहुत फालतू का सवाल पूछते हैं बच्चों से, बहुत फालतू का सवाल। बेटा
बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मिशेल ओबामा, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट की वाइफ थी और अब बीच में प्रेसिडेंट के लिए लड़ाई भी कर रही थी, बराक ओबामा की वाइफ, कहती हैं उनके बायोग्राफी में, ये सबसे फालतू सवाल आप बच्चे से पूछ सकते हैं। बड़े होकर के क्या बन सकते हो, ये कोई पहले से डिसाइड की हुई चीज़ है क्या? क्या ऐसा है कि आप बड़े होकर कुछ बने और उसके बाद रुक गए वहीं पर? कहानी खत्म हो जाती है क्या? बेचारे बहुत से बच्चे बहुत छोटा सोचते हैं, और बेचारे जो उनका परिवार बोलता है वही सोचते हैं, आगे कुछ सोचते नहीं हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इससे उल्टा बहुत बड़ा सोच लेते हैं, जो उनकी औकात ही नहीं है, हम वही बनेंगे। बिकमिंग अटैच्ड टू लॉफ्टी विजन्स दैट वॉजंट रियलिस्टिक। अगर मैं अमन की जगह हूँ या डॉक्टर रिपी की जगह हूँ, था भी एक टाइम पर, मैं भी डॉक्टरी किया हूँ, मैंने पेशेंट देखा है, मैंने देखा मेरी कमर दुख रही है और उससे भी ज़्यादा मेरा दिमाग दुख रहा है। मैं रोज़ शाम को अगर वीडियो क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज मैं अपनी आइडेंटिटी खोज रहा था किताबें पढ़ पढ़ के। कह रहे हैं कि रीथिंक, जब तक आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं मिल जाती, रीथिंक रीथिंक रीथिंक। बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमारा प्रोफेशन बन सकता है, जो एक्चुअली हम होना चाहिए, उसका टैलेंट ही नहीं हमारे पास, और हम ट्राई भी नहीं करते, सीखते भी नहीं। मैंने अपने आप को देखा कि मुझे टीचर बनना है, मैंने बहुत से स्कूलों में एप्लीकेशन दिया कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मुझे कम से कम साइंस पढ़ाने का तो मौका दो, कोई नहीं बुलाया, फिर भी जा जाकर स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये प्रॉब्लम बचपन से ही बच्चों को दे दी जाती है, बेटा तुम्हें सोच करके अभी से डिसाइड करना है कि बड़े होकर क्या बनना है। और बड़े होकर क्या बनना है पहले से बता दिया, बेटा जिसमें कमाई हो सकती है, जिसमें नौकरी मिल सकती है। इसलिए लाखों बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं और उसमें से हजारों डिप्रेशन में जाते हैं और सैकड़ों सुसाइड करते रहते हैं। अब सुनिए, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, बहुत कमाल का सोल्यूशन दिया है। इस सोल्यूशन का नाम है एक्शन वर्सेस आइडेंटिटीज। भगवान कृष्ण ने इसलिए गीता में कर्म के ऊपर बहुत अच्छे से बात किया था, कर्म के ऊपर। आपको यहां समझ आ जाएगा क्यों। हो सकता है बचपन में किसी बच्चे ने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है या कोई और काम करना है, और वो बड़ा एक्साइटेड हो गया, और हो सकता है कि वो जब बड़ा हो और उस काम को करे, वो उसके लिए नाइटमेयर बन जाए। शिरीष ने बचपन में डिसाइड कर लिया था मैं डॉक्टर तो नहीं बनूंगा, क्योंकि उसने देखा उसमें एक्शन जो लिया जाता है वो उसको नहीं करना। कौन कौन से एक्शन थे? हाथ हिलाने का एक्शन, बहुत देर तक कुर्सी पर बैठने का एक्शन, मोटी मोटी किताबें पढ़ने का एक्शन। इज्जत इज्जत मिलती होगी, लेकिन भैया मुझे ये काम नहीं करना। तो कह रहे हैं बच्चों को करियर के बारे में सोचना चाहिए, कौन कौन से एक्शन लेना है, कौन कौन से कृत्य, कौन कौन से एक्टिविटी करनी है, ऐसे सोचो, बजाय कि क्या बनना है। ये मत सोचो कि क्या बनना है, ये सोचो कि तुम्हें क्या करना है, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। लोग बच्चों को कैसे बोलते हैं, बेटा तुम क्या हो? तुम डॉक्टर हो, तुम आईएएस हो, तुम वकील हो ना। ये पूछो बच्चों से, बेटा तुम क्या काम करोगे? तुम रोज नहा धोकर तैयार होकर कोर्ट जाओगे, जाओ एक बार कोर्ट जाके देख के आओ। तुम अगर डॉक्टरी करोगे तो एक बार हॉस्पिटल जाके देकर आओ, कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाकर एक दिन 24 घंटे वहीं बिता के आओ। ऐसे सोचो, एक्शन की तरह, ना कि आइडेंटिटी की तरह। पता है दुनिया में सबसे ज्यादा कमाऊ सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस, विज्ञान। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका वैज्ञानिक बनने का मन खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उनको बता दिया जाता है साइंटिस्ट बनना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आप चाहें तो बच्चों को साइंटिस्ट बनने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे? अगर आप उनको साइंस को अलग तरीके से दिखाएं। अगर बच्चों को दूसरी तीसरी क्लास में बच्चों को बताया साइंस करते कैसे, केमिकल्स कैसे मिलाते हैं, कैसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको ये नहीं बताया कि साइंटिस्ट कौन होता है, क्या बनता है, वो बताया नहीं। बच्चे साइंस में इंटरेस्टेड रहते हैं। एक साइंटिस्ट बनना, एक डॉक्टर बनना हो सकता है आपकी पहुंच के बाहर हो, बच्चे की पहुंच के बाहर है, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट करना ये तो बच्चा कर ही सकता है। आपके बच्चे ने बहुत सुंदर सा बनाया था, एक्सपेरिमेंट बनाकर दिखाया था, फोटो भेजी थी। छोटे बच्चे, प्री गार्डन के बच्चे भी, प्री किंडर गार्डन, वो भी अगर उनको साइंस बताए कि ये कोई चीज है जो की जाती है, ना कि कोई चीज हो जो तुम बनोगे, तो ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। कर्म। अर्जुन, तुम अपने आप को महान योद्धा मत मानो, ये बताओ इस समय तुम काम क्या करोगे? तीर चलाओगे कि नहीं चलाओगे? तुम बोलोगे हम तो बहुत बड़े धनुर्धर हैं, हम नहीं मारेंगे, क्या तुम मार रहे हो? तुम हो, ये चीज मत सोचो। क्या करोगे वो, हाँ, कौन सी एक्टिविटी करोगे। हमारे जो ऑथर हैं बोलते हैं हमने अपने बच्चों के साथ में खाने के टेबल पर ये डिसाइड किया कि हमें पूछे एक दूसरे से बड़े होकर क्या करना है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। वही वाला एक्सपेरिमेंट कि बड़े होकर क्या करना है।
और ऑथर कहते हैं, उनको बता दिया कोई एक करियर मत चूज़ करना, जो जो सोच सकते हो जो सब कुछ सोचो, क्योंकि मैंने बच्चों को बताया कि एक आदमी 12 से भी ज़्यादा, एक दर्जन से भी ज़्यादा नौकरी कर सकता है। क्या क्या बच्चों ने बताया? डिज़ाइनिंग लेगो सेट्स, हम लोग लेगो सेट के नए नए कंपनी बनाएंगे जिसमें गेम्स डिज़ाइन करेंगे, स्पेस की पढ़ाई करेंगे, क्रिएटिव राइटिंग करेंगे, इंटीरियर डिज़ाइन करेंगे, आर्किटेक्चर करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, टीचिंग जिम्नास्टिक सिखाएंगे, फोटोग्राफी सीखेंगे, फुटबॉल सिखाएंगे, यूट्यूबर बनेंगे। इस तरह के ढेर सारे ऑप्शन बच्चों ने सोचे। अगर आप कोई करियर चूज़ करना चाहते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी का प्यार नहीं खोज रहे हैं आप, सोलमेट मतलब बीवी, आप बीवी नहीं खोज रहे हैं। अगर आप नौकरी खोज रहे हैं तो, करियर खोज रहे हैं तो, ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद नौकरी है वो अभी तक बनी नहीं है। कैसे? ओल्ड इंडस्ट्रीज आर चेंजिंग, पुरानी इंडस्ट्रीज चेंज हो रही हैं, एंड न्यू इंडस्ट्रीज आर इमर्जिंग फास्टर देन एवर बिफोर, और नई नई इंडस्ट्री आ रही हैं पहले से तेज। अरे 10 साल पहले गूगल, इंस्टाग्राम, उबर कहाँ थे? आपका जो भविष्य वाला सेल्फ है वो अभी है नहीं, और आपका जो इंटरेस्ट है वो समय के साथ बदल सकता है। इसलिए आप अपने आप को क्या मत करवाइए, फोरक्लोजर मत करवाइए आइडेंटिटी के साथ में कि मैं बड़ा होकर ये करूंगा। आप अपने आप से पूछिए मैं क्या करना पसंद करता हूं। मेरा भी इस समय जो करियर चॉइस है एक ही चीज़ है, मुझे किताबें पढ़ करके समझाना अच्छा लगता है। सिंपल सी बात है। लोगों से बात करके उनको हेल्प करना, उनके माइंड को समझना समझाना अच्छा लगता है। सिंपल सी चीज़ है। इससे मैं क्या बन जाता हूं? क्या मैं बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु हो गया हूं? पता नहीं, मेरे पास कोई आइडेंटिटी फोरक्लोजर नहीं। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, मुझे पता ही नहीं इसके बारे में। कृष्णमूर्ति ने भी यही किया, रमन ने भी यही किया। जो उनको ठीक लगता था वो करते थे, और दुनिया तो उनको कुछ मानती है, लेकिन वो अलग चीज़ है। करियर के बारे में कैसे सोचना है? क्या एक्टिविटी कर रहे हो, बजाय कि क्या बनना है। क्या होगे, क्या होगे, क्या बनोगे। कुछ होता ही नहीं वो चीज़ बनोगे, क्योंकि हमारी प्रेफरेंस, हमारी हैबिट, हमारे रुचि, हमारी डिज़ायर्स धीरे धीरे बदलती रहती है। तो ये था हमारा गोइंग इनटू फोरक्लोजर। कल हम इसी चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, दिखाएंगे कैसे वो रयान ने अपना करियर को शिफ्ट किया। हाँ दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज़ अवेलेबल है dkbrains.com पे, थिंक अगेन के नाम से, या तो हमारा एक बंडल है PDM, उसमें भी अवेलेबल है। तो आप जाकर के चेकआउट करिएगा। पैसे की चिंता मत करिए, जो भी आपका बजट है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके डिस्काउंट ले सकते हैं।